आज सवाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा नए सवाल थे, तो बहुत सारे लोगों को बहुत कम मार्क्स आए हैं, तो इस वजह से आज हम लोग इस पे थोड़ा ज़्यादा समय देंगे। हो सकता है अगर ये मीटिंग में नहीं हो पाएगा तो दूसरा मीटिंग भी होस्ट करेंगे और उसके बाद उसको क्लास अरेंज करेंगे, एक और क्लास अरेंज करेंगे। लेकिन आज जो है सारे सवाल देखेंगे, एक एक सवाल देखेंगे और सारे सवाल हम लोग करेंगे। चलिए एक बार रिजल्ट पे नज़र डाल लेते हैं। आकाश कुमार 38 नंबर लाया है, अंकित राज 50 नंबर लाया है, बहुत अच्छा है। और अंकुश कुमार का 44 नंबर है, दीपक कुमार 36 नंबर, हिमांशु राज 52 नंबर, दिलशाद 32 नंबर और 30 नंबर योगेंद्र। ये पुरुषोत्तम, तुमने एग्जाम नहीं दिया है क्या? नहीं सर। गलत बात है ये। हिमांशु का ही देख लेते हैं आज। हिमांशु का भी तो 50-52 नंबर आए हैं। अंकित राज का देख लीजिए सर। आज योगेंद्र का नहीं देख। सर, नहीं योगेंद्र सर, आवाज जा रही है आप तक? नहीं सर, हिमांशु का योगेंद्र देखिए का सर, कम है, हिमांशु का। योगेंद्र का कम है सर जी। जी योगेंद्र नहीं का सर, देखते हैं, हिमांशु उसमें का देखिए। मैक्सिमम सवाल गलत मिलेंगे तो इसमें उसको करने में ज्यादा अच्छा होगा। योगेंद्र आवाज जा रही है? योगेंद्र छोड़िए सर, हिमांशु को देखिए ना। अरे जोगिंदर बोल नहीं रहा। जोगिंदर के बियाह हो गया है, वो सुनने वाला है। चलो ठीक है, हिमांशु का देख रहे हैं। अंकित राज खुद को म्यूट करके रखो, जब तुमसे बोलने के लिए बोला जाता है ना तभी बोला करो। म्यूट है सर। म्यूट है सर। ये कौन सा वर्जन था जी? बकवास बिहारी। करता है। तुम ही तो नहीं हो एक बिहारी, और भी बहुत सारे लोग हैं। बकवास मत किया करो हमारे क्लास में ये सारी चीजें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखते हैं कि 3.5 mm की मोटी चादरों को स्नेप हेड लगाना और लंबाई निम्न है। मोटी चादरों 3.5 mm मोटी चादर और स्नेप हेड। नहीं, इसमें आपका जब तक देखिए ये सवाल में थोड़ा सा परेशानी है। ये इस तरह के सवाल को या तो आप रट लीजिए, नहीं तो इस सवाल ही को हम तो इस तरह के सवाल को अधूरा मानते हैं। ये सवाल अधूरा है एक्चुअली में। ये सवाल आपके बुक में था, इस वजह से मैंने डाल दिया है, टाइप कर दिया है। लेकिन ये सवाल जो है ना वो अधूरा टाइप का रह गया है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जब तक किसी रिविट का हेड का साइज नहीं देगा ना तो उसकी लेंथ आप नहीं बता सकते। समझ रहे हैं? किसी हेड का साइज नहीं देगा तो लेंथ नहीं बता सकते, और जब तक लेंथ आपको पता नहीं रहेगा तब तक उसका हेड का साइज नहीं बता सकते, खास करके स्नैप हेड रिविट में। और 3.5 mm जो है वो चादर की मोटाई दी हुई है ना। तो इसका 9.8। अगर ये सवाल अगर सही भी है तो इसका आंसर का कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है इसका। देखिए अब फिलहाल मैं इसका एक फार्मूला आपको बता रहा हूँ। उस फार्मूले से हम लोग किसी भी रिविट का या फिर स्नैप हेड रिविट का हम लोग लेंथ निकालते हैं। उसका सैंक का लेंथ कितना होगा वो निकालते हैं। उसका फार्मूला होता है आपका L इक्वल टू 2 इंटू डी। डी आपका होता है हेड का डायमीटर। जो आप जिस रिविट का आप लेंथ निकाल रहे हैं उसके हेड के डायमीटर को बोलते हैं। हेड के डायमीटर को डी से डिनोट कर रहे हैं, और इसके बाद उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगा। जैसे हेड का डायमीटर अगर इसमें मान लीजिए 3.5 जो दिया हुआ है, अगर उसको हम हेड का डायमीटर मानते हैं और इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 mm, है ना, 7 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर अगर उस हिसाब से लेते हैं तो। लेकिन इसका जो है वो चादर की मोटाई दी हुई है यहाँ पे, तो ये चीज़ है, तो इसको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग कि ब्रास पाइप का प्रयोग करते हैं। तो पाइप, ब्रास वाली पाइप का जो सबसे ज़्यादा उपयोग जो करते हैं, इसमें ऑप्शन के अनुसार है। ब्रास पाइप का और भी बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हिमांशु ने स्कूटर मारा है, स्कूटर में तो कतई नहीं करते हैं ब्रास पाइप का इस्तेमाल। और तो आपको लॉजिक थोड़ा समझ में आना चाहिए था, हवाई जहाज आपको लगाना चाहिए था। और भी बहुत जगह चीज़ों में करते हैं, पाइपलाइन में भी करते हैं कहीं कहीं पे। या फिर ब्रास का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो करते हैं ना वो वाल्व बनाने में करते हैं, समझ रहे हैं, वाल्व बनाने में। तो और ऐसे अगर पाइप की बात किया जाए तो हवाई जहाज में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हवाई जहाज हो जाएगा।
अच्छा, जीआई पाइप की निम्न में से किस मानक की लंबाई में उपलब्ध होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 इंच। ये इंच का सिंबल है और 5 इंच इसका आंसर हो जाएगा आपका। ये स्टैंडर्ड लंबाई पूछ रहा है, वैसे कोई फिक्स नहीं है कि 5 इंच का ही आएगा। ये स्टैंडर्ड लंबाई की बात कर रहा है, तो आपका आंसर 5 मिनिमम इंच है। आएगा सर 5 इंच। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो 5 इंच से कम नहीं आ सर सकता है, ये आप समझ मिनिमम सकते बिल्कुल। तो वो आप समझ सकते हैं। वैसे आप लेंथ में तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग से आप पाइप खरीदने जाते हैं तो आपको जितने लेंथ के चाहिए होता है उतने लेंथ की आपको मिल जाती है ना। और बहुत लंबा दूरी में जब आपको पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तो उस स्थिति में आप पाइप को ज्वाइंट करके ले जाते हैं। GIP का पूरा नाम है, ये पी नहीं रहता है अधिकतर चीज में, इसमें पी लिखा हुआ है तो गैल्वेनाइज आयरन पाइप हो जाएगा। अगर पी नहीं रहेगा तो गैल्वेनाइज आयरन सिर्फ होता है। सिर्फ GI का भी नाम पूछ सकता है आपको कि GI का पूरा नाम क्या है, ये उसका फुल फॉर्म बताइए, तो गैल्वेनाइज आयरन होता है। इसकी पाइप बनाई जाती है। और अगर मेटल की बात करें कि मेटल में सबसे ज्यादा पाइप बनाने में कौन सा मटेरियल का या कौन सा मेटल का इस्तेमाल किया जाता है पाइप बनाने में, तो गैल्वेनाइज आयरन ही होता है। आपके यहाँ जो गवर्नमेंट की जो नल से नगर निगम से जो पानी आती है या शहरों में जो आती है, अगर वो मेटल्स वाला पाइप है तो वो गैल्वेनाइज आयरन ही होता है, वही वाला पाइप होता है। एल्बो 90 डिग्री पे जोड़ता है, एल्बो हो गया, टी हो गया, ये सारा क्या करता है 90 डिग्री पे ऐड करता है। इसमें दो तरह से सवाल आते हैं, एल्बो भी 90 डिग्री पे करता है और टी भी 90 डिग्री पे करता है, लेकिन दोनों का यूज जो है वो अलग अलग है। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि कहीं पे अगर 90 डिग्री में तीखा मोड़ के लिए हमको इस्तेमाल करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? अगर पानी का हमको ले जाना है जैसे दूसरी जगह पे और कहीं पे तीखा मोड़ पे हमको 90 डिग्री में पानी को मोड़ना है तो आप टी आंसर लगाएंगे। और सिर्फ बोलेगा कि 90 डिग्री पे पानी को डाइवर्ट करना है तो आपका आंसर एल्बो हो जाएगा, है ना। क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे मुड़ती हैं, लेकिन एक है जो तीखा मोड़ है और एक जो है वो आराम से मुड़ता है, इस तरह से, है ना, इस तरह से मुड़ता है। और एक जो है सो एकदम डायरेक्ट मुड़ जाता है, मीन्स कि तीखा मोड़ हो जाता है 90 डिग्री का, इसका ध्यान रखना है। सर हाँ बोलिए। ये तीखा मोड़ होता होता का चाहिए, हर जगह लिखा हुआ भी देखते हैं। तीखा मोड़ कहने का मतलब कि अचानक से मुड़ना, जैसे कि आपको किसी भी प्रकार का वो नहीं दिया जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जैसे आपने कहीं पे रोड पे जाते होंगे आप गली में, तो क्या होता है कि रोड एक सीधा ऐसे गया हुआ है ना, और ये सीधा एक रोड चल गया है और यहाँ से एक गली में एकदम अचानक से ऐसे टर्न है ना, गली गया हुआ है। तो ये जो 90 डिग्री पे जो अचानक से मुड़ रहा है गली, वो आपका हो गया तीखा मोड़। और आप जब हाईवे पे जाते होंगे तो हाईवे पे देखा होगा आपने, कहीं भी आपको तीखा मोड़ नहीं दिखेगा, मीन्स कि थोड़ा ना थोड़ा सा तो इस प्रकार से डाइवर्ट होगा ही होगा, है ना, थोड़ा सा राउंड में, इस प्रकार से जो डाइवर्ट होता है इसको, ये हमारा एल्बो टाइप का हो गया। और ये हमारा टी टाइप का हो गया, तो टी टाइप को हम लोग तीखा मोड़ बोल सकते हैं। और ये वाला जो है ये हमारा इस एल्बो टाइप का हो गया, ये तीखा इसको नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो आपने हाईवे पे कहीं कहीं देखा होगा, ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा होता है कि अचानक से जहाँ पे रोड मुड़ी हुई रहती है, मतलब वो भी अचानक से एकदम टी टाइप का तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा उससे कम होता है, मतलब कि टर्न लेने का समय कम देता है वो। अगर गाड़ी स्पीड में रहती है तो अचानक से मोड़ने में थोड़ा परेशानी होती है, तो इस वजह से उससे पहले ही आपको वार्निंग दे दिया जाता है कि आगे जो है वो तीखा मोड़ है, गाड़ी धीरे लेके जाएं। तो वो होता है तीखा मोड़। तीखा मोड़ कहने का मतलब सीधा सीधा कि अचानक से कोई मोड़ मुड़ जाना। अगला सवाल है आपका, ये सवाल सही है, ये सवाल भी सही है, ये सवाल इजी था, इसमें सही है। अगला सवाल जो है कि चादर के मुड़े हुए सिरों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हैम बोलते हैं, सीम नहीं। सीम अलग चीज होता है, हैम अलग चीज होता है। मुड़े हुए सिरों को, और सीम करना भी, चादर में सीम भी किया जाता है, वो भी उसी प्रकार से होता है ना। लेकिन हैम बोल सकते हैं, बोलते हैं हम लोग चादर के मुड़े हुए सिरे को। अगला है कि चादर को अर्धगोलाकार मोड़ देने के लिए किस टाइप के स्टेक का प्रयोग करते हैं? तो सीधा सीधा सबसे पहले अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि किसी भी चीज को मोड़ने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो स्टेक का इस्तेमाल करते हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल है, इसमें सवाल पूछा गया है कि अर्धगोलाकार में मोड़ना है किसी चादर को, तो हम लोग अर्धचंदाकार स्टेक का प्रयोग करते हैं। अर्धचंदाकार स्टेक कैसा होता है? बिल्कुल स्टेक टाइप का ही होता है, बस उसकी जो होता है एक अर्धगोलाकार टाइप में उसको मोड़ा हुआ रहता है ना, जिसके सहारे से क्या होता है कि हम किसी भी सीट को आसानी से हाफ सर्कल में मोड़ सकते हैं। अगला है कि चादरों को गोल मोड़ने के लिए किस स्टेक का प्रयोग करते हैं? तो इसमें जितने भी स्टेक दिए होंगे उसमें से कोई नहीं होगा आंसर, तो वो हो जाएगा आपका
आगे इसका ये सेम सवाल आगे भी है और उसका सही आंसर भी दिया हुआ है, आपको आगे दिख जाएगा 1-2 सवाल के बाद। है कि चादरों को सीधा मोड़ देने के लिए कौन सा, तो हैचर स्टेक बोलते हैं उसको, सीधा मोड़ने के लिए। ये याद करना पड़ेगा आपको, इसका लॉजिक नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि हैचर स्टेक से हम लोग सीधा मोड़ सकते हैं, अर्धचंद्राकार स्टेक से हम लोग अर्धगोलाकार मोड़ सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है। आगे है कि चादरों को छिद्र करने के लिए किस पंच का प्रयोग करते हैं, तो आपने उपयुक्त सभी लगाया है, हो सकता है इसमें बहुत सारे पंच का नाम दिया हुआ होगा, प्रीक पंच भी हो सकता है, डॉट पंच भी हो सर जी, सकता है, ये हाँ ये हॉलो पंच ना होगा सर जी? चादरों में हॉल करने के लिए किस पंच का प्रयोग किया जाता है? तो हॉलो पंच ना, तो होलो सॉलिड पंच पंच को थोड़ी ही होगा। हिंदी में खोखला पंच बोलते हैं। हिमांशु, क्या तुम मतलब हिंदी या इंग्लिश को रिलेट हाँ नहीं तो कर पा रहे हो? सर, तो खोखला पंच हम लगाए थे। तो खोखला पंच आप लगाए हैं, तो हो सकता है कि इसमें और भी जो ऑप्शन में दिए होंगे वो सही होगा, एक बार सवाल देखना पड़ेगा। उसमें सॉलिड पंच था, प्रिक पंच था। सॉलिड पंच और प्रीक पंच, बिल्कुल। तो होल करने के लिए होलो पंच, और देखिए इसमें कह रहा है कि चादर में होल करने के लिए, है ना, तो चादर में होल करने के लिए तो आप जो होल तो आप प्रीक पंच से भी कर सकते हैं, और एक कौन था, सॉलिड पंच, तो सॉलिड पंच से भी सॉलिड कर पंच। सकते हैं। लेकिन होलो पंच का स्पेशली होल करने के लिए हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक मोटी सी परत है और उसमें आपको होल करना है, तो उस स्थिति में हम लोग होलो पंच का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि जो उसमें से जब होल करेंगे तो उसमें से वेस्ट मटेरियल निकलेगा ना, तो वेस्ट मटेरियल को नीचे कहाँ दब के जाएगा, तो इसी वजह से हम लोग होलो पंच का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करता है कि जो मटेरियल उसमें से वेस्ट निकलता है, जो बीच वाला खाली होता है मटेरियल होल करने में, वो जो होता है उसके होल में खोखले पंच यानी होलो पंच के अंदर घुस जाता है या उसके अंदर आ जाता है वो मटेरियल, तो इस वजह से होलो पंच का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चादर जो होता है वो आपको 0.2 mm का होता है, थिकनेस वाली होता है, या 0.5 mm मैक्सिमम होता है, इससे या फिर कुछ खूब से खूब होगा तो 1 mm मोटा होगा, तो उसमें क्या है कि उसमें ज्यादा मटेरियल आपके निकलेंगे नहीं, तो उस स्थिति में आप जो है वो सॉलिड पंच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल सिर्फ अगर आपका ये रहता है यहाँ पे कि किसी भी सिर्फ होल करने के लिए कौन सा पंच का इस्तेमाल करते हैं, तो होलो पंच या खोखला पंच आपका सही आंसर हो जाता है। इसने लिखा है चादरों में छिद्र करने के लिए, तो चादरों में सिर्फ आप एक वो छिद्र करना है आपको, तो इस स्थिति में आप प्रीक पंच से भी कर सकते हैं। अगर आपका सवाल रहेगा कि किसी मेटल में या किसी मटेरियल में सिर्फ होल करने के लिए ऐसा सवाल रहेगा, उसमें पार्टिकुलर चादर नहीं लिखा रहेगा, तो हो सकता है। वैसे आपने होलो पंच भी सही लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो याद था आपने लगाया है, लेकिन वो दोनों से भी हम लोग चादर में होल कर सकते हैं। अगला सवाल है आपका कि जहां पर पानी वापिस दबाव बनने के चांस हो वहां पर किस वाल्व का प्रयोग करते हैं। वापसी दबाव मतलब आप सबसे पहले ये समझिए, जैसे होता क्या है कि जैसे आप मोटर से टंकी पे पानी भर रहे हैं ऊपर सिंटेक्स में, है ना, मोटर से, तो जैसे ही मोटर बंद करते हैं तो पाइप क्या है नीचे से ऊपर गया हुआ है, तो पाइप के अंदर जो पानी होता है वो तो वापस रिटर्न आएगा ना, तो वापस रिटर्न आएगा तो वहां पे क्या करेगा, जो भाल्व लगा रहेगा आपके पंखी में मोटर में अंदर जमीन के अंदर, उस पे क्या करेगा, दबाव डालेगा, तो वो दबाव सहन करने वाला वाल्व आपके पास होना चाहिए। और देखिए उससे एक और फायदा होता है कि फिर से जब फिर आप मोटर चालू करते हैं तो उसमें उसको पानी वापस सक करने में प्रॉब्लम ना हो, है ना, आसानी से पानी उठा ले। कहीं कहीं आप देखे होंगे गाँव में देहातों में जहाँ पे डीजल इंजन से अंदर बोर से पानी निकाला जाता है, वहां पे बोलते हैं कि पानी गिर गया है, इसमें फिर से पानी डालो, और पानी डालने के बाद जब वो पंखी तक पूरा पानी भर जाता है, इसके बाद मशीन स्टार्ट करते हैं, तब वो पानी अंदर से खींचना स्टार्ट करता है। ये चीज समझ रहे हैं आप, तो ये दिक्कत होती है, तो उसी वजह से हम लोग नॉन रिटर्न वाल्व इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है कि एक तरफा पानी खींचता है, मतलब सक करेगा, और जैसे ही पानी रिटर्न जाने लगेगा वो फिर पानी को रिटर्न नहीं जाने देगा वापस, तो नॉन रिटर्न वाल्व इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि जहां पानी का दाब तेज हो वहां किस वाल्व का प्रयोग करेंगे। सीधा सीधा है कि अगर पानी का प्रेशर अगर अधिक होगा किसी पाइप में और उसको रोकना है, अधिक प्रेशर को रोकना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, तो हमने आपको एक प्लग वाल्व बताया है,
उसी उसी तरह का प्लग कॉक आता है। प्लग कॉक क्या काम करता है, जाम करने का काम करता है। उसको लगाने के बाद जब हम जाम कर देते हैं तो पानी का प्रेशर अधिक भी आता है उस पाइप में, तो उसको बाहर नहीं फेंक पाता है, पानी वहां से निकल नहीं पाता है, तो उसमें प्लग कॉक का इस्तेमाल करेंगे। ग्लोब वॉल्व का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, ग्लोब वॉल्व इसका नहीं होगा। ग्लोब वॉल्व का इस्तेमाल करते हैं दोनों तरफ पानी को प्रवाहित करने के लिए या पानी को बहाव को कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल करने के लिए कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपको कम पानी भेजना है, ज्यादा पानी भेजना है, तो आप उसको एडजस्ट कीजिए, है ना। उसमें खोलने कसने वाला रहता है, वो आपका ग्लोब वॉल्व होता है। और सर गेट वाल्व? गेट वॉल्व भी गेट वॉल्व को भी हम लोग नॉन रिटर्न वॉल्व जैसा ही समझते हैं, है ना। वो भी क्या करता है, वो भी एक साइड ही पानी को भेजता है। गेट वॉल्व भी एक तरफा पानी ट्रांसमिट करने के लिए सिर्फ एक ही दिशा में भेजेगा, है ना। उसमें हम लोग गेट वॉल्व का इस्तेमाल करते हैं। तो सर इसके ऊपर वाला तो सही आंसर होगा जो हिमांशु जी लगाए हैं। ये वाला नहीं, तो ये क्या कह रहा है कि यस सर। पानी देखिए यूज अलग अलग है ना। जैसे देखो ये नॉन रिटर्न वॉल्व क्या है कि पानी को वापस नहीं जाने देगा, है ना। पानी को वापस कहने का यस सर। मतलब कि जब ऊपर से, जैसे मैंने अभी मोटर वाला एग्जांपल दिया ना आपको, या मशीन वाला एग्जांपल दिया, कि जब आप मोटर चालू हाँ। करते हैं तो पानी क्या है कि पानी पूरा पाइप से भर के ऊपर जाता है, और पानी जब पानी से भर के ऊपर जाएगा तो जैसे ही मोटर करेंगे तो जितना पानी पाइप में पानी रहेगा उसका प्रेशर तो जाएगा ना नीचे, तो उस प्रेशर से क्या होगा, पानी हाँ। वहां से बाहर ना निकल जाए, इस वजह से नॉन रिटर्न वॉल्व प्रयोग करते हैं। और गेट वॉल्व का जो प्रयोग करते हैं वो सीधा लाइन में पानी को बहाव के लिए प्रयोग करते हैं। सीधा लाइन कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एकदम सिंपल लाइन, नीचे ऊपर से कुछ नहीं, सीधा एक लाइन में आप पाइप पानी ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर गेट वॉल्व अगर लगा देंगे तो इधर से इधर पानी क्रॉस करेगा, लेकिन जब इधर से पानी, जब जितना पानी इधर से इधर चला जाएगा वो वापस इधर नहीं आएगा। तो वैसे स्थिति में हम लोग गेट वॉल्व का प्रयोग करते हैं। दोनों देखिए, दोनों जो है वो एक ही दिशा में पानी प्रवाहित करता है, नॉन रिटर्न वॉल्व भी गेट वॉल्व भी, बस दोनों का यूज जो है वो हम लोग अलग अलग जगह पे करते हैं। प्लग कॉक हो गया ये वाला सवाल। अगला है कि जिस रिविट की लंबाई में हेड की लंबाई भी मापी जाती है उसे क्या कहते हैं, तो काउंटर सिंक हेड रिविट। काउंटर सिंक आपको पता है काउंटर सिंक कैसा होता है, बिल्कुल भी आकार का उसका हेड बना होता है इस तरह से, और इसके बाद उसमें सैंक लगा होता है ना। तो काउंटर सिंक करते हैं हम लोग। काउंटर सिंक हेड स्क्रू में क्या होता है कि जैसे काउंटर सिंक हेड स्क्रू का इस्तेमाल वहां पे करते हैं जहां पे हम लोग किसी सरफेस के ऊपर उसका हेड यानी कि स्क्रू का हेड को दिखाना नहीं रहता है ना। जैसे आप किसी फर्नीचर वाले को देखे होंगे, फर्नीचर वाला क्या करता है, स्क्रू को ना उसी मेटल के अंदर ही लगा देता है। मीन्स कि बाहर से जब उसके ऊपर जब ऐसे हम लोग हाथ फेरे, इसको उसके ऊपर जब ऐसे हाथ चलाएं तो वो हमारे हाथ में ना फंसे स्क्रू का हेड, है ना। तो उस वजह से हम लोग काउंटर सिंक हेड का स्क्रू का करते हैं। तो उसमें क्या है कि स्क्रू की सैंक के साथ 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 मतलब उसकी हेड की भी लंबाई मापी जाती है, क्योंकि वो हेड की लंबाई इसलिए मापी जाती है क्योंकि हेड भी जो है वो उसके अंदर घुसेगा, है ना। जिस पार्ट में आप उसको कस रहे हैं, जिस बॉडी में उसको लगा रहे हैं या जिस मेटल में लगा रहे हैं, वो उस मेटल के अंदर उसका सैंक तो जाएगा ही जाएगा, और उसके साथ साथ उसका हेड भी अंदर जाएगा, तब ना बाहर नहीं दिखाई देगा। तो वो चीज होता है। अगला है कि ट्रे बनाने के लिए किस स्टेक का प्रयोग करते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन दिए होंगे उसमें से कोई नहीं होगा, इस वजह से इसमें से कोई नहीं लिखा हुआ है। अगला है, ये सही सवाल है कि ढलवा लोहा पाइप का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ढलवा लोहा पाइप का प्रयोग हम लोग जमीन के अंदर से पानी बहुत दूर ले जाने के लिए हम लोग ढलवा लोहा का प्रयोग करते हैं, ढलवा लोहा वाले पाइप का। जैसे देखिए अभी क्या सर ये है, जो सप्लाई वाटर जो पार होता है ये ढलवा लोहा का बना होता है? नहीं वो जीआई पाइप होता है जो आपके घर में जाता है वो ना। नहीं सर, जो बाहर में रोड के नीचे जो लगा रहे हैं अभी चारों। हाँ वो ढलवा लोहा, जैसे मोटी मोटी पाइपें जो जमीन के बहुत अंदर खुदती हैं, जिनको आप मेंटेनेंस नहीं कर सकते बार बार, है ना, वहां पे हम लोग ढलवा लोहा वाले पाइप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी एक प्रोजेक्ट चालू किया गया है कि पटना के गंगा नदी से पानी को गया लेके आया जाएगा, है ना। तो उसमें हम ढलवा लोहा पाइप का इस्तेमाल होगा, बहुत बड़ी बड़ी पाइपें जमीन के अंदर डाली जाएंगी, बहुत मोटी मोटी, तो उसमें हम लोग ढलवा लोहा का प्रयोग करते हैं। अगला है कि तरल पदार्थों के परिवहन का सबसे उत्तम साधन क्या है, तो टैंकर लगाया है आपने। कैसे उत्तम हो सकता है टैंकर, टैंकर लाने ले जाने में कितना परेशानी है पता है आपको, ट्रैफिक प्रॉब्लम, डीजल जलेगा आपका वो अलग से, एक उसके लिए ऑपरेटर चाहिए आपका टैंकर चलाने के लिए,
उसके ऊपर से आपको अति उसको पानी डालने के लिए एक ऑपरेटर चाहिए, आपके पास डीजल होना चाहिए, बहुत सारा चीज होना चाहिए, है ना। तो कितनी परेशानी है टैंकर से पानी को आवागमन करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पाइप। पाइप से कितना इजीली, एक बार पाइप अपने डाल दिया, एक बार यहाँ से सप्लाई देना स्टार्ट किया, जहां तक आपको पहुंचाना है वहां तक पाइप बिछा हुआ है, आप वहां तक पानी आसानी से पहुंच जाएगा। तो सबसे उत्तम साधन जो है वो पाइप ही है। अगला है आपका कि द्रव अथवा गैस के द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचती है। कह रहे कोई भी पानी है, लिक्विड है या फिर कोई गैस है, उसको गंतव्य स्थान तक मतलब जहां तक उसको पहुंचाना है, जहां उसको पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंचाने का क्या मतलब, कैसे पहुंचाते हैं, किसके द्वारा पहुंचाते हैं? तो प्रेशर डिफरेंट। प्रेशर डिफरेंस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अब मान लो कि पटना से गया, हमको पाइपलाइन से पानी लाना है, तो कहीं पे ऊंचा भी मिलेगा, कहीं पे ऊंचाई पे भी पाइप को चढ़ना पड़ेगा, कहीं पे नीचे पर भी। तो नीचे जहां आना पड़ेगा वहां तो कह दीजिएगा कि अपने आप चला जाएगा सर, लेकिन कहीं पे ऊंचा भी तो मिल सकता है ना। तो वहां पे क्या किया जाता है कि वहां पे प्रेशर डिफरेंस उसी को बोलते हैं। वहां पे एक अलग से एक मैकेनिज्म लगाया जाता है, वो क्या करता है कि इससे पीछे वाले पानी को वहां पे सक करता है और आगे की ओर प्रेशर से भेजता है। फिर बीच में कुछ दूरी पर वैसे ही एक मैकेनिज्म या मोटर या जो कह लीजिए लगाया जाएगा, वो भी क्या करेगा, पीछे से आने वाले सारी पानी को सक करेगा और फिर वहां से प्रेशर देके आगे की ओर भेजेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर डिफरेंस करके। जब बहुत दूर पानी ले जाना होता है, बहुत दूर गैस ले जाना होता है, बहुत दूर मान लो कि और भी कुछ जो लिक्विड चीजें हैं जैसे पेट्रोल, गैस, डीजल, ये सारी चीजें अगर पाइप से हमको प्रवाहित करना होता है, ले जाना होता है, तो करते हैं, है ना। आज एक मीटिंग और होगा, उसमें आप लोग जरूर ऐड हो जाइएगा। सर ये अचानक से कट कहाँ जा रहा है, पूरा कट जा रहा है, व्हाट्सएप में डायरेक्ट चल जा रहा है। हाँ तो कट जा रहा है तो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ऐसा होता है, और कोई रीजन नहीं है ना। देखो अभी 20 ही सवाल हुए हैं, 30 सवाल बाकी रह गए हैं, क्योंकि एक एक सवाल आज हम लोग कर रहे हैं। तो आज आपको फिर से एक मीटिंग ज्वाइन कर लेना है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि अगला सवाल है आपका कि नलकारी में पाइप का उपयोग किया जाता है। तो नलकारी में सभी तरह के लगभग पाइप का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, प्लास्टिक वाले का भी करते हैं, आयरन वाले का। नलकारी मतलब वही जो पानी सप्लाई वाला पानी जो घर में आप लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सारा चीज। तो लगभग सारे तरह के पाइप का इस्तेमाल किया जाता है उसमें। इसमें खाली जो दिया होगा उन सारे पाइप का इस्तेमाल तो किया ही जाता होगा, जैसे प्लास्टिक पाइप हो गया, रबड़ पाइप हो गया, या फिर गैल्वेनाइज आयरन पाइप हो गया जिसको जीआई पाइप बोलते हैं, या पीवीसी पाइप हो गया। ये सारे पाइप का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। फोर्जिंग यांत्रिक गुण में सुधार लाने के लिए किया जाता है। फोर्जिंग के संबंध में टूअर्स का क्या करें? टूअर्स जो है वो सीधा सीधा कोई भी पदार्थ जब उसमें से फंस जाता है वो निकालना। टूअर्स जो है सीधा सीधा कोई पदार्थ को बाहर निकालने वाला चीज है, सीधा सीधा ये समझना है। टूअर्स हो गया, पोकर हो गया, टोंग हो गया, ये सारा जो चीज है वो हम लोग फोर्जिंग में इस्तेमाल करते हैं मटेरियल को, राख को बाहर निकालने के लिए, कोई मटेरियल अंदर फंस गया उसको निकालने के लिए, या फिर उसको पकड़ने के लिए। इन सारी चीजों का प्रयोग करते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे। टूअर्स, टोंग, पोकर, ये सारा चीज। फोर्जिंग करने के लिए कौन सा बल लगाया जाता है? तो कंप्रेसिव फोर्स लगाया जाता है। कंप्रेसिव फोर्स का मतलब समझ रहे हैं, मीन्स की ऊपर से दबाव देने वाला। दबाव देंगे तभी तो फोर्जिंग होगा। फोर्जिंग में एक्चुअली में हम लोग करते क्या है, मटेरियल को हीट करते हैं, उसके बाद उस पर दबाव देते हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, फिर उसका आकार चेंज कर देते हैं, है ना। तो फोर्जिंग में अब देखिए, फोर्जिंग में मेटल हीट होता है। अब मेटल हीट, मेटल को आपको दोनों तरफ से खींचना ज्यादा आसान होगा कि दूर से ही उसको धक्का लगा के उसको दबाना आसान होगा, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, है ना। तो आप उसमें कंप्रेसिव फोर्स देना ज़्यादा आसान होगा, दबाव बल लगाना ज़्यादा आसान होगा खींचने की अपेक्षा। तो उसमें हम लोग दबाव का प्रयोग करते हैं, कंप्रेसिव का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है आपका कि बाजार में एनविल कितने भार में मिलते हैं? तो 50 केजी से 300 केजी, ये ध्यान में रखना है। भट्टी में जलकर चिपके हुए कोयले को बाहर निकालने के लिए देखा गया। पोकर का इस्तेमाल करते हैं, ब्लोअर का नहीं। ब्लोअर सिर्फ हवा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये क्या कह रहा है, चिपके हुए कोयले को बाहर निकालने के लिए। ये सब सवाल गलत नहीं होना चाहिए था हिमांशु। ब्लोअर, ब्लोअर कल ही बताया था ब्लोअर के बारे में कि हवा देने का काम करता है वो। घर में भी ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं, गर्मी में ठंडा हवा के लिए, ठंडा में गर्म हवा के लिए।
माइल्ड स्टील की सिंडासी का, हाँ सिंडासी का प्रयोग किया जाता है। ये भी एक तरह का वही है, भट्टी में किए गए गर्म पार्ट्स को पकड़ने के लिए। सिंडासी को हम लोग देहाती भाषा में सणसी बोलते हैं। सणसी समझते हो तुम लोग? जिससे क्या करते हैं हम लोग, कोई भी गर्म यस चीज को सर, पकड़ने का चिमटा काम टाइप करते हैं। का रहता चिमटा है। चिमटा टाइप का होता है। तो सणसी को ही यहाँ सिंडासी बोला जाता है। हम लोग अपने भाषा में उसको सणसी बोल देते हैं। टेक्निकल में उसके हिंदी नाम सिंडासी है। तो सिंडासी का प्रयोग जो करते हैं वो भट्टी में गर्म किए हुए पार्ट्स को पकड़ने के लिए करते हैं। एक मैकेनिकल शेपर में रैम एक फॉरवर्ड और रिटर्न स्ट्रोक लगाता है। तो बुल गियर कितना चक्कर? एक चक्कर लगाएगा। तो कैसे? मान लीजिए कि एक हमारे पास ये गियर है ना, ये बुल गियर है मान लेते हैं। इसको जब एक चक्कर घुमाएंगे तो उसी एक चक्कर में क्या होता है कि आपका क्रैंक और स्लॉटेड मैकेनिज्म के सहारे उसी एक गियर में वो आपका रिटर्न स्ट्रोक भी हो जाता है और फॉरवर्ड स्ट्रोक भी हो जाता है ना। तो आपका एक ही चक्कर लगाता है बुल गियर, 2 चक्कर नहीं। अगला सवाल है कि लोहा के लिए सबसे उपयोगी उपकरण क्या है? तो हथौड़ा। हथौड़ा कौन नहीं जानता है कि लोहार सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है हथौड़े का, है ना। तो हथौड़ा हो जाएगा आपका सही आंसर। आपका है कि शेपर की कटिंग प्रोसेस के संबंध में सही कथन है। तो टूल्स फॉरवर्ड मोशन में काटता है और जबकि जॉब को फीड दी जाती है। तो सीधा सीधा शेपर मशीन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही सबसे ज्यादा मटेरियल को रिमूव किया जाता है। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, ये वाला, ये सही लगाया है हिमांशु ने, लेकिन आप लोग सबको ध्यान रखना है कि शेपर की कटिंग स्पीड ज्ञात करने का फार्मूला क्या है। तो n इंटू एल, फिर इसके बाद ये कोस्ट देना है, फिर 1 + k बटा 1000। 1000 जो है वो इन सबके बटे में है। देखिए यहाँ पे क्या है कि कोस्ट दिया हुआ है, फिर n इंटू एल, फिर कोस्ट है, फिर 1 + k है, कोस्ट डबल कोस्ट हो गया है ना। मतलब ये सारा एक में है ना। n + l 1 + k सारा एक में है और बटा में 1000 है, सबके बटा में 1000 है। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। अगला सवाल है आपका कि शेपर का कौन सा पार्ट टेबल को सहारा देता है? तो सैडल को देता है, ये तो सही है। शेपर में निम्न में से किसका प्रयोग करके वर्कपीस को बैठाया जाए? तो पैरेलल ब्लॉक का। एंगल ब्लॉक का कैसे? एंगल ब्लॉक नहीं हो सकता। एंगल ब्लॉक में हम लोग जॉब को सपोर्ट देते हैं, किस में? मार्किंग वर्किंग करने के लिए। पैरेलल ब्लॉक से हम लोग करते हैं उसमें, क्योंकि वहां पे भारी जॉब होता है। एंगल ब्लॉक छोटे छोटे जॉबों को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल जो आपने गलत किया है वो है कि स्टील की उचित तापमान की पहचान कैसे? उसके रंग के द्वारा। स्टील किस रंग का दिख रहा है हीट करने के बाद? लाल दिख रहा है, हल्का पीला है या पीला है? ये हम उसके रंग को देख के हम लोग टेम्परेचर उसका डिसाइड कर सकते हैं, तापमान की पहचान कर सकते हैं कि आप ये काम करने लायक है कि नहीं। सारे सवाल आपके हो गए हैं। अब आपके मन में जो सवाल है आप हमसे पूछें। सभी लोग एक एक सवाल पूछें। सभी लोग एक एक सवाल पूछें। अभी भी हमारे पास 4 मिनट है। सर वो वाला दिखाइएगा जिससे मतलब चादर को मोड़ते हैं वो। हैम है हैम। ना। हैम का फोटो और सिम का फोटो है ना, दोनों अभी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूंगा, क्लास वाले व्हाट्सएप ग्रुप में। उसमें आपको लोग अच्छे से देख लीजिएगा और उसको ध्यान रखिएगा कि हैम कैसा होता है या हैम कैसे किया जाता है, या सीट को मोड़ने के बाद, सीट को मोड़े हुए को हैम बोलते हैं, तो कैसे वो दिखता है मोड़ने के उसका बाद। पार्ट्स का नाम लिखा रहेगा सर उसमें? लिखा रहेगा, जरूर लिखा रहेगा। पहले देख लेते हैं, उसमें तो गूगल पे देखना पड़ेगा उसका फोटो। यस बुक में तो हमको भेज कहीं दीजिए। दिखा नहीं है हैम का फोटो, हैम किया हुआ सीट को, तो उसको एक बार देख सर लेंगे। हैम मतलब कि लिख के डाल रहे हैं गूगल पे तो नहीं दिखा रहा है, नहीं, कुछ दूसरा चीज आ रहा है। सिर्फ सर्च करेंगे तो नहीं दिखाएगा आपको। सीट मेटल में हैम कैसे करते हैं ये ऐसे लिख के सर्च कीजिए, या फिर लिखिए कि हैम इन सीट मेटल वर्क, ऐसे सर्च कीजिए तब लिखेगा। ऐसे हैम लिखिएगा तो हो सकता है कि हेमा मालिनी के भी दिखा देगा, तो वैसे नहीं। क्योंकि गूगल है ना, वो तो उसको जो समझ में चीजें आएंगा वही चीजें आपको दिखाएगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा उसमें। यस। और कोई सवाल मन में है तो बताइए। नहीं है ना? नहीं है सर। चलिए बहुत आएगा बढ़िया। तो फिर हाँ, एक चीज और बताएं। देखो, अभी हो सकता है कि अभी मन में सवाल नहीं है, जैसे मैं रिजल्ट डिक्लेयर करूंगा
तो तुम्हारे मन में बस। सवाल आएगा, कुछ सवाल में परेशानी आएगी, तो उसका स्क्रीनशॉट लेना है उस सवाल का और उसको मुझे बस। भेजना है, कहना सर ये वाला सवाल हमको समझ में नहीं आया। अगर मुझे लगेगा कि मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे उसका आंसर दे सकता हूँ तो मैं वहीं पे दे दूंगा, और नहीं तो नेक्स्ट क्लास में उस सवाल को मैं समझाऊंगा। तो ये काम करना है आप लोगों को। ठीक है सर। चलिए बहुत बढ़िया, मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में कुछ नए सवाल के साथ। ठीक है, बाय। ठीक है।